नमस्ते। ददरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हमारी चर्चा संधि प्रकरण पर चल रही है। संधि प्रकरण में हम लोग स्वर संधि, व्यंजन संधि को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और हमारा अध्ययन कार्य विसर्ग संधि पर चल रहा है। विसर्ग संधि में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो विसर्ग संधि में जब विसर्ग वर्ण का मेल स्वर अथवा व्यंजन से होता है और वह विकार विसर्ग वर्ण में होता है तो विसर्ग संधि की क्रिया होती है। जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण स्वर हो अथवा व्यंजन हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में जब विकार विसर्ग वर्ण में होता है तब विसर्ग संधि की क्रिया होती है। विसर्ग संधि में यह विकार तीन रूपों में पाया जाता है। पहला है आदेश के रूप में, दूसरा है वर्ण लोप के रूप में और तीसरा है प्रकृति भाव के रूप में। तो हम लोग अभी तक जो विसर्ग संधि में नियमों की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग वह विसर्ग संधि में जो आदेश के रूप में विकार होता है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो विसर्ग संधि में जो आदेश होता है वह तीन रूपों में होता है। पहला था विसर्ग का उत्त विधान अर्थात विसर्ग उ बनता है जो अपने पूर्ववर्ती अ स्वर से मेल या संधि करके ओ बन जाता है। दूसरा है विसर्ग का रुत्व विधान जिसमें संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग र के रूप में आदेशित हो जाता है। और विसर्ग का जो आदेश की क्रिया में तीसरा स्थिति बनता है उसमें होता है विसर्ग का सुत्त विधान अर्थात विसर्ग या तो तालव्य स में बदल जाता है या दंत स में बदल जाता है अथवा मूर्धन्य स में बदल जाता है। तो हम लोगों का जो अध्ययन कार्य चल रहा है वह विसर्ग के सुत्त विधान के अंतर्गत चल रहा है। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में इस बात पर चर्चा किया था कि जो विसर्ग का सुत्त विधान होता है अर्थात विसर्ग जो है वह तीन प्रकार के स में बदलता है। तो विसर्ग का तालव्य स में बदलने की एक स्थिति थी, जबकि दंत स और मूर्धन्य स में विसर्ग के आदेश होने की दो स्थितियां थी। तो हम लोग जानते हैं कि विसर्ग संधि में आदेश जो होता है वह विकार आदेश के रूप में तीन स्थितियों में होता है। तो हम लोगों ने उत्त विधान, रुत्व विधान और सुत्त विधान का एक नियम पढ़ लिया है। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग विसर्ग संधि का जो सुत्त विधान है उसमें द्वितीय नियम को देखते हैं। तो हमारे जो अध्ययन का बिंदु है वह है विसर्ग का सुत्त विधान। विसर्ग का सुत्त विधान, विसर्ग के सुत्त विधान में हम लोगों ने देखा था कि तीन स्थितियां बनती हैं। पहला था विसर्ग का तालव्य स में आदेश। पहली स्थिति क्या थी कि विसर्ग का तालव्य स में आदेश। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है विसर्ग का दंत स में आदेश। और तीसरी स्थिति है विसर्ग का मूर्धन्य स में आदेश। विसर्ग का जो सुत्त विधान होता है उसमें तीन स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति होती है विसर्ग का तालव्य स में आदेश, दूसरी स्थिति होती है विसर्ग का दंत स में आदेश और तीसरी स्थिति होती है विसर्ग का मूर्धन्य स में आदेश। तो स्थिति पहला हम लोग देखते हैं। स्थिति पहला क्या है कि विसर्ग का तालव्य स में आदेश। विसर्ग का तालव्य स में आदेश। तो हम लोगों ने पीछे की कक्षा में चर्चा किया है कि विसर्ग का तालव्य स में आदेश होने का
एक नियम है, जबकि विसर्ग का दंत स में आदेश होने का 2 नियम और विसर्ग का मूर्धन्य स में आदेश होने का 2 नियम है। तो विसर्ग का तालव्य स में आदेश होने का जो एक नियम है, हम लोगों ने उसको पीछे की कक्षा में देख लिया है। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग स्थिति संख्या 2 जो होती है, स्थिति दूसरी क्या कहता है कि विसर्ग का दंत स में आदेश, विसर्ग का दंत स में आदेश के विषय में हम लोग आज के इस नियम को पढ़ेंगे। और यदि समय रहेगा तो आज की कक्षा में ही हम लोग विसर्ग का मूर्धन्य स में जो आदेश होने के 2 नियम हैं उसके विषय में चर्चा कर लेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग विसर्ग का दंत स में आदेश होने के जो 2 नियम हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग विसर्ग का दंत स में आदेश होने के नियम को देख लेते हैं। तो ऊपर का हम हटा दे रहे हैं। हम लोग स्थिति दूसरी पर चर्चा कर रहे हैं। विसर्ग का दंत स में आदेश। तो विसर्ग का दंत स में, विसर्ग का दंत स में आदेश होने के 2 नियम हैं। यानी हम लोग इस कक्षा में क्या अध्ययन कर रहे हैं, विसर्ग का दंत स में आदेश, यानी विसर्ग दंत स में कब परिवर्तित होगा या कब आदेशित होगा। तो विसर्ग का दंत स में आदेश होने के 2 नियम हैं। तो हम लोग पहला नियम देख लेते हैं। पहला नियम या प्रथम नियम देख लेते हैं। यानी वह कौन सा पहला नियम है कि जिसमें विसर्ग क्या होता है, वह दंत स में आदेशित हो जाता है। तो पहला नियम क्या है कि जब प्रथम पद के अंत में, जब प्रथम पद के अंत में आ युक्त स्वर हो, पहला नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद के अंत में अथवा आयुक्त स्वर, अथवा आयुक्त स्वर नहीं, युक्त विसर्ग हो, जब प्रथम पद के अंत में अथवा आयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क अथवा प हो। जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ युक्त स्वर हो, स्वर नहीं सॉरी,
जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क अथवा प हो। जब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? क अथवा प हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर दंत से आदेश हो जाता है। यहां पर एक बात आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि यह जो स आएगा वह क्या होगा? वह स्वर रहित होगा या हल वाला स होगा। पहला नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क अथवा प व्यंजन हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर दंत स का आदेश हो जाता है। उम्मीद है इस नियम को आप लोग समझ पा रहे होंगे। यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है क्योंकि इस नियम में बहुत सारे अपवाद हैं, तो इस नियम को जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण पहला है श्रेय धन कर। श्रेय धन कर नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ युक्त विसर्ग हो, यानी प्रथम पद के अंत में क्या है? यहां यह है, यह के बाद अ स्वर है, उसके बाद विसर्ग है तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क अथवा प हो तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? दंत स का आदेश हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? यह बन जाएगा श्रेयस्कर। यह संधि जो है वह संधि की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी यह संधि जो है वह काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस संधि को थोड़ा ध्यान से। दूसरा है भा धन कर। नियम क्या कह रहा है कि प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ युक्त विसर्ग हो तो प्रथम पद के अंत में क्या है? आ के बाद आ स्वर है, उसके बाद विसर्ग है तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? क है। तो संधि होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर दंत स का आदेश हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भा धन कर बराबर क्या हो जाएगा? भास्कर। भास्कर माने क्या होता है? सूर्य। और उदाहरण देख लेते हैं। और उदाहरण है पुरह धन कार। यह नियमानुसार क्या बन जाएगा? यह नियमानुसार बन जाएगा पुरस्कार। पुरह धनकार बराबर क्या बन जाएगा? पुरस्कार। पुरह धन क्या बन जाएगा? पुरहकार। पुरह धनकार क्या बन जाएगा? पुरस्कार। चौथा उदाहरण है नमः धनकार बराबर क्या बन जाएगा? नमस्कार। नमः धनकार बराबर क्या बन जाएगा? नमस्कार। कैसे बन जाएगा? कि विसर्ग के स्थान पर दंत स आ जाएगा। उम्मीद है
कि इन चारों उदाहरणों से आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद और उदाहरण देख लेते हैं। एक शब्द युग्म है तिर्यधन कृत। तिर्यधन कृत शब्द क्या बन जाएगा? तिरस्कृत। तिर्यधन कृत बराबर क्या बन जाएगा? तिरस्कृत। तिर्यधन कृत बराबर क्या हो जाएगा? तिरस्कृत। उसके बाद और हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। पुरधन कृत बराबर क्या हो जाएगा? पुरस्कृत। यानी विसर्ग जहां पर विसर्ग है संधि कर देंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा? दंत स आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग यहां तक समझ पा रहे होंगे। ये एक उदाहरण अब हम लोग प का देख ले। परधन पर। परधन पर नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क अथवा प हो। तो हमने द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है इन 6 उदाहरणों में देखिए क है। अब प पर आ जाते हैं। परधन पर बराबर क्या हो जाएगा? परस्पर। परधन पर बराबर क्या हो जाएगा? परधन पर बराबर क्या हो जाएगा? परस्पर। उसी प्रकार से बृहधनपति बराबर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। बृहधनपति बराबर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। यानी द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? प है। ये उदाहरण नंबर 8वां है। बृहधनपति बराबर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। उसी प्रकार से वाचधन पति बराबर क्या हो जाएगा? वाचस्पति। यही इसके कुछ उदाहरण हो गए। उम्मीद है कि इन उदाहरणों से आप इस नियम को समझ पा रहे होंगे। हम लोग नियम पर एक बार फिर चर्चा कर ले रहे हैं। नियम क्या है कि जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आयुक्त विसर्ग हो। केवल विसर्ग संधि एक ऐसा संधि है जिसमें विसर्ग के पूर्व कौन सा स्वर रहता है उस पर भी नियम निर्भर करते हैं। तो नियम को ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिएगा कि जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क अथवा प हो। यहां पर ध्यान रख लीजिए कि यहां जब अ अथवा आयुक्त स्वर है, अ अथवा आ स्वर है, उसके बाद विसर्ग है तो दंत स में आदेश हो जाता है। लेकिन यदि ई अथवा उ स्वर रहेगा तो देखिएगा उसके लिए एक अलग से नियम है, उस पर हम लोग अभी आगे चर्चा कर लेंगे। तो इस उम्मीद है इस नियम को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क अथवा प हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर दंत से आदेश हो जाता है। और हम लोगों ने इसका 6-7 उदाहरण देख लिया है। इस नियम में बहुत सारे अपवाद हैं तो हम लोग इसके पर चर्चा कर ले रहे हैं। तो हम इसको यही नीचे लिख दे रहे हैं विशेष करके, या हम उदाहरण हटा दे रहे हैं उसके बाद हम लोग नियम लिख रहे हैं। आप लोग उदाहरण को लिख लीजिए, उदाहरण हटा करके हम इसका जो अपवाद है उसको लिख दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग अपवाद को नहीं समझेंगे तो हमारा जो इस नियम के अंतर्गत संधि है उसके प्रश्न गलत होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। क्योंकि इस नियम के बहुत सारे अपवाद हैं और इस नियम के इतने अपवाद हैं कि उसको अलग से ही एक संधि मान लिया गया है, संधि का नियम मान लिया गया है। इसमें हम लोग विशेष करके लिख लेते हैं। विशेष करके लिख देते हैं कि इस नियम का पालन
इस नियम का पालन द्वितीय शब्द के रूप में, इस नियम का पालन द्वितीय शब्द के रूप में कर, कार, कृत, पर, पति जैसे इस नियम का पालन द्वितीय शब्द के रूप में कर, कार, कृत, पर, पति जैसे शब्द आने पर ही होता है। इस नियम का पालन कब होगा कि जब द्वितीय शब्द के रूप में या तो कर रहे, या तो कार रहे, या तो कृत रहे, या तो पर रहे, अथवा पति रहे। ठीक है, ये शब्द जब आएंगे तभी केवल इस नियम का पालन होगा। यदि इन शब्दों के अलावा द्वितीय पद के रूप में अन्य दूसरे शब्द आते हैं तो यह नियम क्या करता है, अपने सीमाओं का अतिक्रमण कर देता, अर्थात वह नियम वहां पर कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं कार्य करता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाषा नियम पर उतना नहीं चलता है, भाषा व्यवहार पर चलता है। यानी हम लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा व्यवहार से नियंत्रित होती है, भाषा को नियमों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अतः कुछ शब्द इस नियम का पालन नहीं करते हैं, उनका अतिक्रमण नहीं कर देते हैं और उसका अतिक्रमण कर देते हैं। नियमानुसार क्या होता है कि एक नई संधि के नियम का आविर्भाव हो जाता है। उसमें हम उदाहरण देख लेते हैं। कुछ शब्द इस नियम का पालन न करके अन्य रूप में संधि करते हैं, अन्य रूप में संधि करते हैं। यानी इस नियम का पालन कहाँ होगा कि जब द्वितीय पद के रूप में या तो कर हो, अभी हमने 7-8 उदाहरण देखे थे। द्वितीय पद के रूप में कर है, कार है, कृत है, पर है और पति जैसे शब्द हैं। तो कुछ शब्द इस नियम का पालन न करके अन्य रूप में संधि करते हैं। जैसे इसका भी हम लोग उदाहरण देख लें, हालांकि इसकी चर्चा हम लोग एक वीडियो में अलग से करेंगे। जैसे शब्द है प्रातः धन काल। प्रातः धन काल नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में अ अथवा आयुक्त विसर्ग हो, यानी प्रथम पद के अंत में क्या है, अयुक्त विसर्ग है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क अथवा प हो, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, क है, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर दंत स का आदेश हो जाता है। लेकिन यहां संधि होने पर प्रातःकाल ऐसा नहीं होता है, प्रातःकाल ऐसा नहीं होता है। यह क्या कहते हैं, प्रातः और काल का जब मेल होता है तो यह संधि करके क्या बना लेते हैं, प्रातः काल। यह क्या कर लेते हैं, संधि करके क्या कर लेते हैं, प्रातः काल। यानी प्रातः और काल का जब मेल होता है तो वह इस नियम का पालन नहीं करते हैं। इस नियम का पालन कब होता है कि जब द्वितीय पद के रूप में कर रहे, कार रहे, कृत रहे, पर रहे और पत रहे। उम्मीद है इन बातों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण है मन धन कामना। मन धन कामना, इसका हम लोग संधि करेंगे, इसका संधि करेंगे
नियम के अनुसार क्या होना चाहिए कि प्रथम पद के अंत में अ अथवा आ युक्त विसर्ग हो। तो प्रथम पद के अंत में क्या है, अ युक्त विसर्ग है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क है, तो यह बनना चाहिए मनस्कामना। बनता क्या है, मनः कामना। मनः कामना, हालांकि व्यवहार में मनोकामना शब्द प्रचलित है। मनोकामना शब्द भाषा की दृष्टि से पूर्ण रूप से अशुद्ध है। मनोकामना कोई भी शब्द नहीं होता है, वह एक गलत शब्द है। सही शब्द मनः कामना होता है। उम्मीद है इस नियम को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और उदाहरण देख लेते हैं। अंतः धन पुर। अंतः धन पुर शब्द क्या बन जाता है, अंतःपुर। शब्द क्या बन जाता है, अंतःपुर। उसी प्रकार से और एक शब्द हम लोग देख लेते हैं। पुनः धन फलित। शब्द क्या बनता है, पुनः फलित। हालांकि इन सब शब्दों का मेल इस नियम अनुसार होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। ये सब शब्द क्या करते हैं, इस नियम का पालन नहीं करते हैं। और यह संधि जो होता है यह भी संधि माना जाता है। प्रातः धन काल को हम लोग प्रातः काल कहते हैं। यह संधि है। यह कौन सी संधि है, तो यह प्रकृति भाव की संधि है। इसको हम लोग आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। चूंकि इस नियम के आधार पर ही ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक संक्षिप्त चर्चा कर लिया, ताकि इस नियम को समझने में हमें कोई भी संशय न रहे, हमारा कोई भी प्रश्न गलत न रहे। तो हमने क्या हुआ कि विसर्ग का दंत स में आदेश होने का जो दो नियम था, तो हमने पहला नियम देख लिया। आइए अब हम लोग दूसरे नियम पर चर्चा कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हटा देते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग विसर्ग का दंत स में आदेश होने का जो प्रथम नियम है उसको आप लोग समझ लिए हैं, और साथ ही साथ यह किन 5 शब्दों के द्वितीय पद के रूप में आने पर यह संधि होता है। आप लोग उन 5 शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बाकी जो शब्द आते हैं वह क्या करते हैं, इस नियम का पालन नहीं करते हैं और एक अलग प्रकार से ही संधि की क्रिया करते हैं। आइए अब हम लोग दंत स में आदेश होने का जो दूसरा नियम है उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमने प्रथम नियम देखा, अब हम लोग देखते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद के अंत में, जब प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर युक्त विसर्ग हो, जब प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण त अथवा दंत स हो। जब प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण त अथवा दंत स अर्थात दंत का अघोष वर्ण हो, यानी त हो या थ हो या दंत स हो, तो
तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का आदेश दंत स में हो जाता है। जब प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तय अथवा दंत स हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का आदेश किसमें हो जाता है? दंत स में हो जाता है। उम्मीद है नियम हालांकि आसान है, नियम समझ में आ रहा होगा। उदाहरण देखें, पहला है नमः धन ते। नियम क्या कह रहा है कि प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर युक्त विसर्ग हो तो यहाँ अस्वर है, उसके बाद विसर्ग है, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तय अथवा दंत से हो तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? तय है। तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर दंत से हो जाता है। शब्द क्या बन जाता है? नमस्ते। नमः धनते बराबर क्या बन जाएगा? नमस्ते। नमः धनते बराबर क्या बन जाएगा? नमस्ते। उसके बाद एक शब्द और हम लोग देख लेते हैं, मनः धन ताप। मनः धन ताप बराबर क्या बन जाता है? मनस्ताप। मनः धन ताप बराबर क्या बन जाता है? मनस्ताप। मनः धन ताप बराबर क्या बन जाता है? मनस्ताप। मनः धन ताप बराबर क्या बन जाता है? मनस्ताप। उसी प्रकार से बहिधन स्थल। बहिधन स्थल बराबर क्या बन जाएगा? बहिस्थल। बहिधन स्थल बराबर क्या बन जाएगा? बहिस्थल। बहिधन स्थल बराबर क्या बन जाएगा? बहिस्थल। चौथा उदाहरण है इतः धन तत्। इतः धन तत् बराबर क्या बन जाएगा? तो ई त दोनों लिखेंगे, विसर्ग के स्थान पर दंत से और त इतस्तल। इतस्तत। इतः धन तत् बराबर इतस्तत। एक उदाहरण और देख लेते हैं, पुनः धन स्मरण। नियम क्या कह रहा है कि प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर युक्त विसर्ग हो तो यहाँ अस्वर युक्त विसर्ग है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दंत से हो अथवा तय हो तो इसको लिखेंगे पुनः विसर्ग के स्थान पर दंत से और स्मरण, पुनः स्मरण है। उम्मीद है कि इन पांचों उदाहरणों से आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक उदाहरण और देख लेते हैं, चतुर्धन सीमा। चतुर्धन सीमा। नियम क्या कर रहा है कि प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर युक्त विसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तय हो अथवा दंत से हो तो विसर्ग के स्थान पर इसको लिख देंगे चतुष और विसर्ग के स्थान पर दंत से हो जाएगा, बाकी यह बन जाएगा चतुर्धन सीमा। उम्मीद है कि इन नियम को भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि विसर्ग का दंत से में आदेश होने के दो नियम हैं, हम लोगों ने उस पर चर्चा कर लिया। आइए तो आज हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और विसर्ग का मूर्धन्य स में आदेश देख लेते हैं। तो इसको क्या आप लोग नोट कर लीजिए, हम क्या करते हैं इसको
हटा देते हैं। हम लोगों ने पहली स्थिति देखी कि विसर्ग का तालव्य सैम्य आदेश, तो उसमें एक नियम था। फिर हम लोगों ने स्थिति 2 में देखा कि विसर्ग का दंत सैम्य आदेश, इसमें 2 नियम हैं। हम लोगों ने दोनों नियमों पर चर्चा करा और कुछ उदाहरण दे करके समझा। फिर हमारे सामने जो तृतीय स्थिति बनती है उसमें क्या है कि विसर्ग का मूर्धन्य सैम्य आदेश। आइए हम लोग विसर्ग का मूर्धन्य सैम्य आदेश होने का जो 2 स्थितियां बनती हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग स्थिति 3 को देख लेते हैं। हमारे सामने तीसरी स्थिति आती है, वह क्या है? विसर्ग का मूर्धन्य सैम्य आदेश। विसर्ग का मूर्धन्य सैम्य आदेश, हम लोग विसर्ग का मूर्धन्य सैम्य आदेश होने का जो स्थिति बनता है उसमें देख लेते हैं। तो इसमें क्या बनता है कि विसर्ग का मूर्धन्य सैम्य आदेश होने के 2 नियम हैं। विसर्ग कब मूर्धन्य सैम्य आदेश होगा, तो उसके लिए 2 नियम हैं। हम लोग दोनों नियमों पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम नियम इसमें हम लोग देख लेते हैं। विसर्ग का मूर्धन्य सैम्य आदेश होने के 2 नियम हैं। तो हम लोग सबसे पहले विसर्ग का मूर्धन्य सैम्य आदेश होने का पहला नियम देख लेते हैं। तो विसर्ग का जो मूर्धन्य सैम्य आदेश होने का पहला नियम है वह विसर्ग का दंत सैम्य आदेश होने का जो पहला नियम था उसी का अपवाद स्वरूप नियम है। उसको हम लोग देख लेते हैं कि जब प्रथम पद के अंत में उसमें क्या था, अ अथवा आ स्वरयुक्त विसर्ग हो। इसमें क्या है, जब प्रथम पद के अंत में ई अथवा जब प्रथम पद के अंत में ई अथवा उ स्वरयुक्त विसर्ग हो, जब प्रथम पद के अंत में ई अथवा उ स्वरयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण उसमें क्या था, क प अथवा फ हो। जब प्रथम पद के अंत में ई अथवा उ स्वरयुक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क प यहाँ फ नहीं रहेगा, क प अथवा मैं हो। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, क हो, प हो अथवा मैं हो। तो संधि अथवा
तो संधि अथवा मेल होने की, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क प अथवा मैं हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का आदेश, विसर्ग का आदेश मूर्धन्य स में हो जाता है। जब प्रथम पद के अंत में ई अथवा उ स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क प अथवा मैं हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का आदेश किसमें हो जाता है? मूर्धन्य स में हो जाता है। उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। पहला है बही धन कृत। बही धन कृत, इसमें क्या करा है कि प्रथम पद के अंत में ई अथवा उ स्वर युक्त विसर्ग हो तो प्रथम पद के अंत में क्या है? ई स्वर के बाद विसर्ग है तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो? क हो, प हो अथवा मैं हो तो क है, तो संधि अथवा मेल होने की दशा में यह क्या बन जाएगा? बहिष्कृत। बही धन कृत बराबर क्या बन जाएगा? बहिष्कृत। बही धन कृत बराबर क्या हो जाएगा? बहिष्कृत। उसी प्रकार से एक शब्द है चतुर्धन कोण। शब्द क्या बन जाएगा? चतुष्कोण। हालांकि पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा करा था कि जब विसर्ग के बाद क प आते हैं या मैं आते हैं तो क्या बनता है? दंत से ही बनता है। लेकिन ई स्वर के कारण, हम लोगों ने जो व्यंजन संधि में पढ़ा था, ई स्वर के कारण वह दंत से किस में बदल जाता है? मूर्धन्य स में बदल जाता है। अर्थात यहाँ पर दो संधि की क्रियाएं होती हैं। पहला विसर्ग दंत स में बनता है, फिर ई अथवा उ स्वर के कारण दंत स किस में बदल जाता है? मूर्धन्य स में बदल जाता है। और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। चतुर्धन पथ बराबर क्या बनता है? चतुष्पथ। चतुर्धन पथ बराबर क्या बनता है? चतुष्पथ। चतुर्धन पाद बराबर क्या बनता है? चतुर्धन पाद बराबर क्या बनता है? चतुष्पाद। चतुर्धन पाद बराबर क्या बनता है? चतुष्पाद यानी चारपाई। और उदाहरण इसका हम लोग देख लेते हैं। यह हुआ द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क था, फिर यहाँ प है, वहां पर भी प है। ज्योति धन मति। ज्योति धन मति बराबर क्या हो गया? ज्योतिषमति। ज्योति धनमति बराबर क्या हो गया? ज्योतिषमति। हालांकि यह ज्योतिमत या ज्योति जिसके प्रारंभ में है, इन सब शब्दों को हम लोगों ने पीछे की कक्षाओं में भी चर्चा किया था विसर्ग के ऋतु विधान में, क्योंकि यही नियम जो होता है वह दो प्रकार से कार्य करता है, जिसको भी हम यहाँ पर चर्चा कर दे रहे हैं। ज्योति धनमय बराबर बनता है ज्योतिर्मय। ज्योति धनमय बराबर क्या बनता है? ज्योतिर्मय। लेकिन ज्योति धनमति बराबर क्या बनता है? ज्योतिषमति बनता है। यहां भी ज्योति है, यहां भी ज्योति है, यहां मैं है, यहां पर भी मैं है, किंतु यहां ज्योति धनमति बराबर क्या बनता है? ज्योतिषमत। और ज्योति धनमय बराबर क्या बनता है? ज्योतिर्मय। क्यों बनता है? तो हम लोगों ने विसर्ग का जो रुक्त विधान था, यानी विसर्ग र में क्यों बदलता है, उसमें चर्चा करा था। हम यहाँ पर भी चर्चा कर लेते हैं कि जब
द्वितीय पद के रूप में, जैसे हमने पहले दंत स के पहले नियम में पढ़ा कि कर कार कृत परपति आने पर, वैसे ही यदि मय रहे या मान रहे, इन सब शब्दों के आने मत रहे या मान रहे द्वितीय पद के रूप में, इन सब शब्दों के आने पर र न बन करके विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स बनता है। फिर से कह दे रहे हैं कि यदि द्वितीय पद के रूप में मति रहे, मान रहे, ऐसे शब्द आते हैं तो विसर्ग र में न परिवर्तित होकर के मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि विसर्ग संधि में लगभग 30 से 40 शब्द ऐसे होते हैं। जैसे देखिए, ज्योति धनमति बराबर ज्योतिषमति, ज्योति धनमय बराबर ज्योतिर्मय। ऐसा क्यों होता है, उसमें हम लोग उदाहरण सहित जब नियमों को चर्चा कर लेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ज्योति धनमति बराबर ज्योतिषमति, ज्योति धनमय बराबर ज्योतिर्मय। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि द्वितीय पद के रूप में मति और मान आने पर विसर्ग र में न बदल कर, देखिए यहां मति है तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदल रहा है, यहां मय है तो विसर्ग र में बदल जा रहा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। हम लोग इस पर एक वीडियो में अच्छी तरह से चर्चा कर लेंगे। और एक उदाहरण और देख लेते हैं, वपु धन मान। वपु धन मान बराबर शब्द क्या बन जाएगा? वपुस मान। वपुस धन, वपु धन मान बराबर क्या हो जाता है? वपुस मान। उम्मीद है इस नियम को आप लोग समझ पा रहे होंगे और उदाहरण से यह नियम पूरा स्पष्ट हो गया होगा। तो इसको हम लोग इसको आप लोग ज्योति धनमति और ज्योति धन मय, इन दोनों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसी प्रकार वपु धन मान बराबर क्या हो जाता है? वपुष्मान होता है। हम लोग इसको एक नियम में पढ़ लेंगे, ज्योति धनमय और ज्योति धनमति, तो यह हमको काफी स्पष्ट हो जाएगा। उम्मीद है यहां भी स्पष्ट हो गया होगा कि यदि विसर्ग के बाद मान और मति जैसे शब्द आते हैं तो विसर्ग मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है, और इन दोनों शब्दों के अलावा अन्य शब्द आते हैं तो विसर्ग नियमानुसार या तो र में परिवर्तित होगा या ओ में परिवर्तित होगा। वह तो शब्द के आधार पर आएगा, जैसा शब्द रहेगा हम लोग उसकी चर्चा आगे एक कक्षा में कर लेंगे। आइए हम लोग विसर्ग का मूर्धन्य स में जो आदेश होता है उसका द्वितीय नियम पढ़ लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रथम नियम को हटा देते हैं। द्वितीय नियम पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है? जब 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 प्रथम पद के अंत में जब प्रथम पद के अंत में जब प्रथम पद के अंत में किसी भी शब्द युक्त विसर्ग हो, जब प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर युक्त विसर्ग हो तथा जब प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ट अथवा
ट अथवा मूर्धन्य स हो। जब प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ट अथवा मूर्धन्य स हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का आदेश मूर्धन्य स में हो जाता है। नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर युक्त विसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ट अथवा मूर्धन्य स हो तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स आदेश हो जाता है। उदाहरण इसके बहुत सीमित हैं। उदाहरण पहला है धनुधन टंकार। नियम क्या कह रहा है कि प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर युक्त विसर्ग हो नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर युक्त विसर्ग हो तो प्रथम पद के अंत में उस स्वर के साथ विसर्ग है तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ट अथवा मूर्धन्य स हो तो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? ट है। तो संधि अथवा मेल होने की दशा में विसर्ग का आदेश किसमें हो जाता है? मूर्धन्य स में हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या लिख देंगे? मूर्धन्य स। तो पहले लिखेंगे धनु, उसके बाद विसर्ग था तो यहां मूर्धन्य स, बाकी टंकार इस प्रकार लिख देंगे। धनुधन टंकार बराबर क्या हो गया? धनुष टंकार। दूसरा उदाहरण है रामः धन टिकेत। रामः धन द्वितीय शब्द क्या है? रामः धन टिकेत। शब्द क्या बनता है? पहले राम लिख लेंगे, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स, पर द्वितीय शब्द को लिख देंगे रामस टिकेत। उम्मीद है इन दोनों उदाहरणों को आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि इन उदाहरणों को समझने में या संधि करने में कोई संशय होता है तो आप लोग संधि की जो पंचपदी प्रणाली पर हम लोगों ने काफी चर्चा करा है, उस पर आप लोग उस नियम से कर सकते हैं। फिर शब्द है रामः धन षष्ठ। शब्द क्या है? रामः धन षष्ठ। तो पहले राम को ऐसे लिख देंगे, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स, और बाकी षष्ठ को ऐसे ही रामः षष्ठ, रामस षष्ठ। फिर चौथा उदाहरण है चतुर्धन षष्ठी। चतुर माने होता है 4, षष्ठी माने होता है 60। तो चतुर, पहले चतुर लिखेंगे, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स, और षष्ठी यानी चतुष्षष्ठी। चतुष्षष्ठी माने 64। तो हम लोगों ने आज की कक्षा में क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि विसर्ग का जो सूत्र विधान होता है उसमें विसर्ग कुछ स्थितियों में तालव्य स में आदेशित हो जाता है, कुछ स्थितियों में दंत स में आदेशित होता है, और कुछ स्थितियों में मूर्धन्य स में आदेशित होता है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने विसर्ग का
तालव्य स में आदेश होने की जो एक नियम है उस पर चर्चा करा था। आज की कक्षा में हम लोगों ने विसर्ग का दंत स में आदेश होने का 2 नियम था उस पर चर्चा करें और उसके उदाहरण को देखें, तथा विसर्ग का मूर्धन्य स में आदेश होने के जो 2 नियम हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा करा और उसके कुछ उदाहरणों को देखा। उम्मीद है कि आप लोग इन उदाहरणों को और इन नियमों को समझ पा रहे होंगे। हम लोगों ने जहां कहीं भी कुछ अपवाद की स्थिति बनता है उसको भी यथासंभव संक्षिप्त रूप में या विस्तृत रूप में कहिए समझ लिया है। तो हम आज की कक्षा का यही समापन करते हैं। यदि आप लोगों को हमारा कक्षा पसंद आ रहा तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए या कोई जरूरतमंद है उसको शेयर करिए ताकि वह भी कक्षा का लाभ उठाए। आप लोग इस कक्षा को समय दिए उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कक्षा में हम लोग विसर्ग में जो वर्णलोप की क्रिया होती है, यानी विसर्ग में जब जो विकार होता है वह वर्णलोप के रूप में होता है, संभवतः उस नियम पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।